अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सबसे पहले जिक्र दास्ताक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दास्ताक। मुल्क में जिंदगी मुस्कुराने को तैयार, तरक्की का पहिया फिर घूमेगा। मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स, कैफेज, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स 10 अगस्त से खोलने का फैसला। शादी हॉल और तालीमी इदारे सितंबर में खुलेंगे। सवाल उठाएंगे कि क्या मुल्क से कोरोना खत्म हो गया है, और फिर जायजा लेंगे शहर इक़्तिदार के सियासी मॉनसून का। क्या रिमझिम का सिलसिला शुरू होने वाला है? ये सवाल भी आज के दस्तक का हिस्सा होगा। ML1 मंसूबे की मंजूरी, क्या घंटों का सफर मिनटों में तय होने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या मंसूबे की बरवक्त तकमील मुमकिन हो सकेगी? ML1 मंसूबे से पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल होगा? क्या रेलवे की बेहतरी के इम्कानात बढ़ सकते हैं? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। और मसला कश्मीर, वजीर खारजा OIC के किरदार से मुतमईन क्यों नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को इकट्ठा कर पाएंगे? OIC मसला कश्मीर पर अपना किरदार अदा करने में नाकाम क्यों है? इसका अहाता भी आज के दस्तक में करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज कोरोना लॉकडाउन में आने वाली आसानियों से करते हैं। साल 2020 जहां पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साल साबित हुआ, वहीं इस बरस मार्च के बाद पाकिस्तान में भी जिंदगी का पहिया गोया मुंजमद सा हो गया था। आज तकरीबन 5 माह के बाद मुल्क में रौनकें बहाल होने का आगाज हो गया है। एक नवीद सुनाई गई है कि मुल्क में फिर से मईशत का पहिया दौड़ेगा, रौनकें बहाल होंगी, कारोबारी मईशत अपनी मंजिल पर गामजन होगा, क्योंकि गुज़श्ता कई रोज से मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल कम हो रही है, जो एक खुशाइन बात है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास के बाद वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहम शोबों को खोलने का ऐलान कर दिया है। कौमी राब्ता कमेटी ने फैसला किया है कि मुल्क भर के रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स 10 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। तमाम सियाहती मकामात को जुमे से खोल देने का फैसला किया गया है। कौमी राब्ता कमेटी के मुताबिक मज़ारात, बिजनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स और एक्सपो सेंटर्स 10 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। कौमी राब्ता कमेटी ने यह भी फैसला किया है कि शादी हॉल्स और तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जा सकेंगे। फैसले के तहत तमाशाइयों के बगैर खेल की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। राब्ता कमेटी के बाद मोटरसाइकिल की डबल सवारी की भी इजाजत दी जा रही है। ट्रेन और जहाज में मुसाफिरों से मुताल्लिक पाबंदियां सितंबर तक जारी रहेंगी। आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन तमाम तर कामयाबियों का क्रेडिट पाकिस्तानी अवाम को दिया है। उन्होंने कहा कि यह सब अवाम के ताउन से मुमकिन हुआ है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त वजीर आजम की टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर अस। और आज इसी तनाजुर में कुछ फैसले किए गए हैं। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के अंदर भी फैसला ये हुआ है कि लॉकडाउन को अब ईज ऑफ किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे, 24/7 काम करेंगे, 7 डेज अ वीक होगा। इसी तरह सियाहती मकामात को खोलने का फैसला किया गया है। आज असद उमर साहब ने यह भी बताया कि ईरान में अब कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और वहां पर दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से ज्यादा शदीद है। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो अभी पहली लहर जो है हम वो नोज डाइव की तरफ जा रही है, विच इज समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर अस। लेकिन अगर दूसरी लहर आती है और खुदा ना खास्ता शदीद होती है, तो क्या इस तनाजुर में ये फैसला ठीक है जिसमें रेस्टोरेंट्स ओपन किए जा रहे हैं, शादी हॉल्स ओपन करने का इंदिया दिया गया है, फिर स्कूल्स भी ऑब्वियसली ओपन होंगे, तो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन सर? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि काफ़ी तेज़ी से जो केसेस हैं पाकिस्तान में गिरे हैं। अगर आप मिडल ऑफ जून को देखें तो तकरीबन 6,900 के लगभग केसेस रोज़ाना आ रहे थे। अब जो है वो घट के कोई 1/4 रह गए हैं, 500-600-700 केसेस रह गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हुई है पाकिस्तान में इस पॉलिसी की जो हुकूमत ने इख्तियार करी थी, स्मार्ट लॉकडाउन की। अब ये जो है ये जो खोल रहे हैं इसको एक बतदरीज खोलना पड़ेगा हमें, स्कूलों को और जो मुख्तलिफ और जो चीज़ें हैं जो बंद कर रखी हैं, लेकिन SOPs को सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। इसका यकीनन एक हद तक कुछ इम्पैक्ट होगा। अगर लोग SOPs को फॉलो नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत ये बढ़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि 4-5 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल हुआ है, उनको हम समझ लें तो फिर पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने 100% जो लॉकडाउन जो शुरू में किया था वो बर वक्त कर लिया था, बहुत ममालिक ने देर करी। तीसरी वजह जो आपको याद होगा कि हमारे जो फैसला साज है वो हमारे अवाम के गैर संजीदा रवैये की वजह से काफी परेशान दिखाई दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौरियों के बारे में जो स्टेटमेंट दिया वो भी आपको याद होगा
इसी तरह अगर अभी हम एक साथ ये सब कुछ ओपन करने जा रहे हैं, थिएटर्स ओपन कर रहे हैं, सिनेमाज ओपन कर रहे हैं, खेलों की सरगर्मियां, खेल दोबारा मैदान आबाद करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो रिस्पांस अवाम की तरफ से मिलेगा? अगर सख्त लॉकडाउन के दौरान भी अवाम की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया तो अब किया जाता है, और एसओपीज अगर मुकम्मल तौर पर उन पर अमल नहीं किया जाता तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन खराब होती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा डॉक्टर साहब? बात यह है कि उस गैर संजीदगी के बावजूद, जिसका जिक्र आप कह रहे हैं पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने किया था, सूरत हाल बहुत तेजी से पंजाब में इम्प्रूव हुई है, पूरे मुल्क में इम्प्रूव हुई है, केसेस घटे हैं, हॉस्पिटल्स खाली हुए हैं, अमवात जो हैं जो तकरीबन 150 रोजाना हो रही थी वो 12, 15, 20 रोजाना पे आ गई हैं। डॉक्टर साहब, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही लगती है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये आप ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या करिश्मा हुआ है या मौजज़ाती तौर पर ऐसा क्या हुआ है कि एसओपीज भी मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं किए गए? फिर टेस्टिंग के हवाले से हमारी कैपेसिटी बढ़ी लेकिन हमने टेस्ट उतने नहीं किए। बहुत सारे मामला जो WHO की वजह करदा गाइडलाइंस थी उसको भी कंप्लीटली फॉलो नहीं किया गया। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो थम रही है, बेहतर हो रही है, केसेस कम हो रहे हैं, ट्रांसमिशन रेट कम हो रहा है। ये करिश्मा आखिर हुआ कैसे सर? इसकी दो वजूहात तो मैंने बता दी कि टाइमली लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के डेली मॉनिटरिंग, और जहां जहां ये फैल रहा था उसको फौरन सील करना। तीसरी वजह जो है वो ये कि इन्होंने जो सब चीज़ें बंद कर दी थी, जिसका अभी जिक्र किया आप खोलने जा रहे हैं, वो बर वक्त बंद कर दी ताकि वो कन्वेंशन सेंटर, शादी हॉल्स, पार्टीज, मसाजिद के अंदर भी एसओपीज फॉलो करना, ये तीसरी वजह थी। चौथी वजह यह है कि हमारे यहाँ एवरेज एज जो है वो 22 साल है, जो मीडियन एज है वो 22 ईयर्स है। वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, और 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग सिर्फ 4% हैं हमारी पॉपुलेशन के। तो पाकिस्तान हैज एन अनयूजुअली यंग पॉपुलेशन, जिनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ओल्डर पॉपुलेशन के मुकाबले में। और पांचवी वजह जो है वो ये है कि हमारे यहाँ एक नेचुरल इम्यूनिटी भी गालिबन है, क्योंकि माहौल काफ़ी आलूदगी से मौजूद है माहौल में, तो उसकी वजह से एक नेचुरल, एक कुदरती दिफाई निज़ाम आपके अंदर है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस से आप एक्सपोज रहते हैं। आप श्रीलंका में भी देखें तो यही मिरेकल श्रीलंका में भी हुआ है। श्रीलंका में बल्कि पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान से 10 गुना कम जो है पॉपुलेशन को काउंट करने के बावजूद, एक्चुअली 100 गुना कम है, लेकिन पॉपुलेशन को अगर सामने रखें तो 10 गुना कम केसेस हुए हैं, और अमवात जो अभी तक हुई हैं वो सिर्फ 14-15 अमवात हुई हैं पूरे श्रीलंका में अभी तक। तो वो तो हमसे भी बहुत ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, क्या समझा जाए हमारे यहाँ लोगों ने, अब वो जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी, क्या लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर चुके? जी नहीं, हर्ड इम्यूनिटी आती है जब 70-80% लोग मुब्तला हो जाएं, यानी कि 22 करोड़ में से 17-18 करोड़ अफराद इसमें से गुजर जाएं और मुब्तला हो चुके हैं, और उनमें फिर ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो 1-1.5 करोड़ भी अफराद नहीं होंगे जो इसमें मुब्तला होंगे, टोटल बहुत कम मुब्तला हुए हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं है, बल्कि यही जो 5 वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, क्लोजर जो मुख्तलिफ जगहों पे किया है, और उसके बाद फिर एवरेज एज जो है हमारी कम है, तो इसलिए पर मास्क पहनना भी जरूरी होगा, या समाजी दूरी को बरकरार रखना, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना भी जरूरी होगा और लोग करेंगे? ये बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत तेजी से सेकंड वेव आ सकती है, खुदा न खास्ता। ये तो लाजमी है, और ये आपको जब तक के वैक्सीन नहीं आ जाती, जिसमें 6 महीने से 9 महीने लग सकते हैं वैक्सीन के आने में, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती आपको सोशल डिस्टेंसिंग, एसओपीज, मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, और बहुत सारी जो दूसरी एहतियात है वो सब बरकरार रखनी पड़ेगी, वरना सेकेंड वेव और थर्ड वेव, अभी आप देखें बकरीद अभी गुजरी है तो उसके नतीजे में आप देखेंगे कि केसेस दोबारा बढ़ेंगे 2 हफ्ते बाद, फिर उसके बाद मुहर्रम आने वाला है, उसके 2-3 हफ्ते बाद दोबारा, तो इसमें ये रिपल इफेक्ट आएगा और बढ़ेंगे केसेस और फिर कम होंगे। जिस हद तक आप दूर रहेंगे उस हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे, और ये वायरस फौरी तौर पे जाने वाला नहीं है। हो सकता है ये अगले 10 साल भी हमारे पास मौजूद हो, जैसे कि फ्लू का वायरस है या दूसरे बहुत से वायरसेस हैं, लेकिन इसके खिलाफ फिर वैक्सीन आ जाएंगी, अद्वियात आ जाएंगी, ताकि आप इसके खिलाफ लड़ सकें और अपने आप को लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है कि इस वायरस की हमारे यहाँ इंटेंसिटी भी कम हो गई है, पहले जितना नहीं है? जैसे हम देख रहे थे जब इस वायरस का आगाज हुआ था हमारे यहाँ, जब ये हुआ तो उस वक्त से लेके अब तक की जो इंटेंसिटी है या म्यूटेशन वायरस की जो हो गई है, उसके बाद से इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, शिद्दत कम हो गई है और इतना मोहलिक नहीं है अब? जी, इसका स्ट्रक्चर जो है ये मेरे यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के जो इदारा है मेरे वालिद के नाम से मंसूब है, जमील उर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वो मेरी ही कंट्रीब्यूशन से बना था।
तो वहाँ पे इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने डिटरमिन किया है। 8 जगह पे म्यूटेशंस आई हैं और उन म्यूटेशंस की वजह से ये हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ इंटेंसिटी यहाँ कम हो, लेकिन ये क्योंकि मैंने कहा और भी ममालिक में कम है, श्रीलंका हमसे भी बहुत बेहतर है, हो सकता है वहाँ भी इस तरह की म्यूटेशन मौजूद हो। अब हमने एक 100 जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया है कि मुख्तलिफ हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हम इसको कलेक्ट करके उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर देखें, लेकिन म्यूटेशन यकीनन इसमें आई हैं और ये उस वायरस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो कि चाइना में पाया गया था, और ये म्यूटेट कर रहा है, तब्दील हो रहा है, और ये खतरा भी है कि ये खतरनाक सूरत अख्तियार कर जाए। जरूरी नहीं है कि कम ही रहे। जो स्पेनिश फ्लू आया था वो उसकी सेकेंड वेव थी, उसी में ज़्यादातर लोग मरे थे। दुनिया की 1/4 आबादी तकरीबन मुब्तला हो गई थी इसमें, और करोड़ों अफराद जो थे वो इंतकाल फरमाया था उन्होंने। तो ये जो है इससे हमें एहतियात बरकरार रखनी है, SOPs कायम रखने हैं। ये नहीं समझना कि ये ख़त्म हो गया है। ये अगले चंद महीनों तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, जब तक वैक्सीन नहीं आती, आपको SOPs पर सख्ती से अमल करनी पड़ेगी। स्कूलों के अंदर भी जो स्टूडेंट्स जाएंगे वहाँ भी दूर बिठाना चाहिए, वहाँ भी कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो स्टैगर कर दें क्लासेस ताकि बहुत ज्यादा रश किसी एक जगह पे ना हो। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि सेकंड वेव जो है वो मजीद इंटेंस हो सकती है, ज्यादा मोहलिक साबित हो सकती है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे। आपने वैक्सीनेशन के हवाले से बताया था कि ड्रैप की अप्रूवल के बाद हमारे यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, और हमारी जो कराची की यूनिवर्सिटी है उसका मुआहदा चीन के साथ हुआ था। वो ड्रैप की अप्रूवल कहाँ तक पहुंची है, और अब वैक्सीन की जो पाकिस्तान में आमद है और अवेलेबिलिटी है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? डॉक्टर साहब, ड्रैप के पास अभी भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है और तकरीबन अब महीना भर से ज़्यादा हो गया है, अभी तक उसका कोई प्रोसेसिंग करके हमें पता नहीं चला कि कहाँ है। 1-2 डिटेल मांगी थी, वो हमने प्रोवाइड कर दी थी, और अगर ये हमने फौरी तौर पे इसका ड्रैप ने अप्रूवल नहीं दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान भी इसी तरीके से वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रहा है और वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी और हम बैठ के मांगते रहेंगे दूसरे ममालिक से। तो बहुत ज़रूरी है कि ड्रैप इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देके फौरी तौर पे प्रोसेसिंग करके और डिसीजन ले अपना। ये बात तो हौसला अफजा नहीं है कि ड्रैप ने वो फाइल में दबा कर रखी हुई है और अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रही है? उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? बंदिश कहाँ पे है कि ड्रैप अप्रूवल नहीं दे रहा? और फिर ऑस्ट्रेलिया से वैक्सीनेशन आने के हवाले से भी बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ ट्रायल सक्सेसफुल हुए हैं, फिर ब्रिटेन के अंदर बताया जा रहा था कि वहाँ से इम्पोर्ट की जाएगी। तो ये मुबहम क्यों है इतनी ज़्यादा सूरत हाल वैक्सीन के हवाले से? इस वक्त कोई 10 कंपनियां हैं जिनके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। 3 फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, तो जिस कंपनी का हमने दिया है उसके भी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त चाइना में हो रहे हैं। हमने तो सिर्फ फेज 1 के लिए अप्लाई किया था यहाँ पर, और वो चाइना में मंजूर हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है, उसके रिजल्ट भी सारे हमने ड्रैप को प्रोवाइड कर दिए थे। अब उम्मीद है कि ड्रैप जो है इसको प्रायोरिटी देके जल्द अज जल्द प्रोसेस कर देगा। वैक्सीन तकरीबन 130 कंपनियां बनाने में लगी हुई हैं। 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें फेज 3 तक पहुंच गया है मामला, और ये वैक्सीन जो है इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो ममालिक तेजी से आगे बढ़ेंगे और जहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए होंगे वो उनको वैक्सीन बहुत जल्द मुहैया होंगी। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर हम खाली अपने प्रोसेसिंग की वजह से बैठ के इंतजार करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मामलात बेहतर हैं, कोरोना केसेस में कमी आ रही है, लॉकडाउन ईज ऑफ हो रहा है। जहां इस तरफ बेहतरी है वहीं सियासी माहौल में बड़ी गहमा गहमी देखी गई है। आज पार्लियामान के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास था। इस मुश्तरका इजलास से कबल खूब सियासी गहमा गहमी देखी गई। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून का पार्लियामानी पार्टी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यह इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी ने शिरकत नहीं की, ताहम बादअज़ा उन्हें मनाकर इजलास में शरीक कराया गया। इजलास के दौरान भी वो खिंचे खिंचे दिखाई दिए। मामलात पार्टी के साथ कुछ बेहतर मालूम नहीं होते हैं। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से ऐवान से गैर हाजिरी के बारे में इस्तफसार भी किया गया। उन्होंने जवाब देने में पसोपेश से काम लिया। शहबाज शरीफ जब इजलास के लिए आ रहे थे असेंबली के अंदर, उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उनसे क्या सवाल किया, शरीफ का उस पर रद्द-ए-अमल क्या था, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 9 माह बाद आज आप आ रहे हैं अपने ऑफिस, इन 9 माह में बहुत कुछ निकल आता है। आप लोग अभी तक किसके इंतजार में हैं? क्यों नहीं आप सड़कों पर क्यों नहीं निकल रही है? आवाम सवाल पूछ रही है। हमारे इंतजार में अच्छा आज का प्लान है आपका प्रोटेस्ट लॉन्च करने का? कर दे जुर्म आयद करती है क्या कहनी शहबाज साहब? एक मिनट फिर पहले भी शिवा साहब खामोशी कब तोड़ेंगे?
और इस तरह शहबाज शरीफ से यह सवाल भी किया गया कि आप खामोशी कब तोड़ेंगे, इसका जवाब भी उन्होंने खामोशी से दिया। उधर नून लीग के पार्लिमानी इजलास में भी मेंबरान ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अरकान असेंबली ने सदर नून लीग को बताया कि वो वोट बैंक सिर्फ नवाज शरीफ का है, हल्कों में जाते हैं तो सिर्फ नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है। मेंबरान के मुताबिक अवाम नवाज शरीफ के हवाले से फिक्रमंद है और लीगी कारकुन नवाज शरीफ की हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। यानी मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। विद इन द पार्टी भी सेम पेज पर लीडरान दिखाई नहीं दे रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी तो बरमला इसका इजहार भी करते रहे हैं, वो पार्टी में मामलात को लेकर क्या कहते रहे, शाहिद खाकान अब्बासी का मौकिफ क्या है खुसूसन कानून साजी के मामले को लेकर, उस भी आपको दिखाते हैं। अब ये फैसला है कि मैं इनके साथ कभी नहीं बैठूंगा, कभी नहीं बैठूंगा। जो लोग झूठ बोलते हो, जिनके इखलाकी कदरें ना हो, जिनको किसी का लिहाज ना हो, मामूली पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अगर वफाकी वजीर असेंबली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलना शुरू कर दें तो मुल्क में फिर क्या कैफियत रह जाएगी, हम किस पे एतमाद करेंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात नहीं कर दी और बहुत एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि मैं इनके साथ कभी नहीं बैठूंगा। देखिए, जो आदमी आपके सामने बैठा हो और उसके बाद सफेद झूठ बोले, उस पर मैं कल क्या एतमाद करूंगा। तो मैं ये करूंगा कि जो बात करूंगा उसे लिखवाऊंगा, साइन करवाऊंगा। वो जो बंदे आपके सामने बैठे हुए थे और उन्होंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई, वो 2 है, 3 है या 5 है? 5 है। तो आप उन 5 के साथ नहीं बैठेंगे? मैं तो नहीं बैठूंगा। तहरीक इंसाफ के किसी लीडर के साथ नहीं बैठेंगे? तो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। अच्छा, या तो माफी मांगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्लियर किया है कि वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, उनकी पार्टी भले बैठती है तो बैठे, लेकिन वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे और आज उन्होंने ऐसा ही किया है। वो नहीं आए इस मामले पर बात करने के लिए। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने भी इसी जानिब इशारा किया। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के हवाले से भी कहा कि वो संजीदा हैं और यकीनन अपोजिशन को टफ टाइम मिल सकता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अपोजिशन में इत्तफाक नहीं है, इत्तफाक हो भी नहीं सकता है, ऐसा होना नामुमकिन है। शेख रशीद क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी देख लीजिए। देखें, आज फर्द जुर्म लगी है और उसका केस सीरियस है। उसको कोई शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए और कोई तावीज़ शवीज़ करे उसका और हमजा के केस सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उस पर विटनेसेस भी सख्त हैं। APC अगर 15 तारीख तक ना हुई तो फिर तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। मैं ये सारी बातें कह चुका हूँ कि ये 4-6 महीने बड़े अहम हैं। कितनी दफ़ा ये कहूँ, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। इस अपोजिशन में वो दमखम नहीं है जो अपोजिशन की बेसिक ज़रूरत होती है। अब जमीयत उलमा इस्लाम की बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम कानून साजी के मामले पर अपोजिशन की दीगर जमातों से शदीद इख्तलाफ रखती है। मुस्लिम लीग के रहनुमा भी पार्टी क़यादत से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक शुरू कर पाएंगी? क्या हुकूमत अपोजिशन को आपस में उलझा कर अपने फवायद हासिल करती रहेगी? इसी मौके पर बात करेंगे। इस वक्त JUIFA के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक वो माहौल है जो हम ईद से पहले देख रहे थे, जिसमें मेल मुलाकातें हो रही थी, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, यूं लग रहा था कि ऑपोजिशन एक बार फिर लहर में आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मिले, उनकी मुलाकात ऑपोजिशन लीडर से हुई। कहा जा रहा था रहबर कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद उसको APC में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ईद के बाद का जो इस वक्त मंजरनामा ऑपोजिशन का दिखाई दे रहा है वो तो बिल्कुल बरक्स है। हाफिज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो मामलात ऐसे हैं कि जब अमली मैदान में पार्लियामेंट के अंदर या हुकूमत की सूरत कारी का कोई मसला दरपेश हो जाता है तो वो सूरत हाल खुलकर सामने आ जाती है। और वैसे तो बयानात की हद तक तो यकीनन साइक्लोस्टोर बयान हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें तो ऐसा लगता है कि बस अब वो तहरीक चला रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ संजीदा हो चुके हैं। हमें तो माजी में भी बड़ा तल्ख तजुर्बा था, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो अपोजिशन में हमारी जो हैसियत है वो एक छोटी जमात की है। लेकिन ख़ुद जनाब जरदारी साहब की तशरीफ़ लाए, मौलाना से मुलाकात की और जनाब नवाज शरीफ साहब भी, और उन्होंने ख़ुद मौलाना को आमादा किया। लेकिन जब हम निकले थे तो फिर आपने देखा कि नवंबर की बात की गई, सुबह शाम ये, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो जिस तरह आज हुआ है। तो उसके बावजूद हमने अपने विसात के मुताबिक बात की है। तो मैं समझता हूँ कि आज के जो मामलात हैं उसमें तो सूरत हाल इतनी गंभीर है कि क्योंकि इनके असासे मामलात जो हैं वो बैरून मुल्क हैं और बैरून मुल्क जाकर वो पनाह गुज़ीन भी होते हैं, पनाह भी लेते हैं।
तो इनको ये यकीन दहानी आज चाहिए था कि जनाब आप सियासी या दीगर हवालों से इसको इस्तेमाल न करेंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है दीगर ममालिक के साथ मामलात का, तो आपने देखा कि जब हुकूमत थी और उस वक़्त पीपल्स पार्टी के दौर में एमल कांसी को, जो बलूचिस्तान कोयटा से ताल्लुक़ रखता था, उसको उन्होंने डेरा गाजी खान में हवाले कर दिया। और सबसे बढ़कर बात की बिल्कुल ठीक है हाफिज हुसैन अहमद साहब, ये तो पार्लियामान के अंदर का मामला है ना, यकीनन कानून साजी पर भी ऑपोजिशन जमातों में इत्तफाक नहीं है, लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म महाज बनाने वाला मामला है, क्या ये समझा जाए कि ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें एक बार फिर आपके साथ हाथ कर गई? नहीं, वो तो अपने साथ हाथ कर रही हैं जी। हमारे साथ जो उन्होंने हाथ करना था वो तो कर दिया, लेकिन चूंकि हम अपोजिशन में, आपने देखा कि मौलाना साहब उसके बावजूद कराची गए, लाहौर गए, इनको दोबारा मिला दिया। और अगर वो इस हवाले से इसका फैसला कर चुके हैं कि अपने मसलहतों के तहत मसालियत के लिए काम करेंगे, तो वो आज़ाद है अपने हवाले से। यकीनन इस वक्त कम से कम हम वाज़ेह तौर पर बताना चाहते हैं कि हमने इनके कहने पर, इनके साथ इसके कहने पर कि नवंबर में आ रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। जनाब शहबाज शरीफ ने कहा और जनाब बिलावल ने कहा कि हम जनवरी में आ रहे हैं, ये सारी बातें दुनिया के सामने हैं। नवंबर भी गुजर गया, जनवरी भी गुजर गई, और मैं समझता हूँ कि जो सहूलतकारी के लिए आप देखेंगे तो उसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि मुल्क के मफाद के हवाले से नहीं है। आप देखें, अब हमारी बहन आफी को किसने पहुंचाया है? हाफिज साहब, ये तो फिर हल्की फुल्की मौसीकी है, ये कोई पक्का राग तो नहीं है सर। मंजूर नहीं हुए थे, उससे पहले भी यहाँ के जो लोग थे उनको उठाकर इसी अंदाज में डॉलरों के बदले दिया जाता था, और अगर ये मंजूर हो जाता है, ठीक है। आप सब ये को फिर पक्की मौसीकी तो नहीं, को पक्का राग तो नहीं है, तो हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है। तो इसका मतलब शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी 5 साल, और ऑपोजिशन जो है उसके ऊपर तो बड़े संगीन मुकदमात हैं और नैब ऑपोजिशन के पीछे चढ़ी हुई है, तो ऑपोजिशन के का टफ टाइम असल में ऑपोजिशन का शुरू हो रहा है, हुकूमत के लिए तो सब खैर है। देखिए, जहाँ तक 5 का है, देखिए अब हमें तो पता नहीं है, लेकिन खुद शेख रशीद साहब और दीगर इस बारे में दावा कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई जवाब और वजाहत नहीं आई है कि जनाब इन्होंने यकीन दहानी कराई है मियाँ साहब ने कि 5 साल तक ये हुकूमत बैठी रहे। तो हम इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज देखिए कि वो तमाम तर जमातें जो जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, NP है वगैरह, उन्होंने इसकी मुखालिफत की, और फिर देखे जो तरामीम थे वो तरामीम भी वापस ले ली। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस तरीके से अपने मुल्क को जो है ना बैरूनी और मगरब की जो है नवाबादी ऐसी कानूनी बनाए, और उसमें जो कुछ वहाँ से हुक्म होगा उसके मुताबिक हम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए मुश्किल होगा। कल कला किसी के हवाले से भी कोई बात लगेगा, तो जब उनके मफाद होते हैं तो फिर तालिबान भी गद्दार हैं और दहशतगर्द है। जब मफाद ख़त्म हो जाता है फिर इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और उनको मुल्क वतन करार देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, और हमें जिस तरह मजबूर किया जाता है, तो ये जो सहूलतकारी का मसला है, ये आप देख रहे हैं कि सदारती जो इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट के बाद, उससे अब तक आप देखेंगे सेनेट के हवाले से या दीगर हवालों से, तो ऐसे मौके पर यकीनन वो कुछ सहूलतें हासिल करने के बाद इस किस्म के फैसले करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब आपके वक्त के लिए। JUIFA के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो OIC के कॉज को लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब जो कह रहे हैं कश्मीर कॉज के ऊपर OIC के मामले को कैसे उठा रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 6 अरब 80 करोड़ डॉलर मालियत के ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में तस्दीक करते हुए कहा है कि एक्निक ने रेलवे का मंसूबा ML1 मंजूर कर लिया है। अब ये ML1 मंसूबा है क्या, इस मंसूबे के फवायद क्या हैं? ML1 यानी मेन लाइन 1 कराची से पेशावर तक मरकजी रेलवे लाइन को कहा जाता है।
ये रेलवे लाइन केमाड़ी रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, जबकि इसका इख्तिताम पेशावर के कैंट रेलवे स्टेशन पर होता है। इस रेलवे लाइन की लंबाई 1687 किलोमीटर है। केवाड़ी से पेशावर तक इस लाइन पर 184 रेलवे स्टेशन हैं। पाकिस्तान की 75% कार्गो और मुसाफिर ट्रैफिक इसी लाइन को इस्तेमाल करती है, यानी जो फ्रेट ट्रैफिक है वो भी इसी लाइन के थ्रू जाती है। ये रेलवे लाइन 1861 और सन 1900 के वस्त में बिछाई गई थी। अब इस रेलवे लाइन को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। पेशावर से कराची ML1 मंसूबे पर तकरीबन 8 अरब डॉलर की लागत आएगी, जिसकी 90% मुआवनत चीन करेगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक 1872 किलोमीटर ट्रैक बनेगा, जिस पर ट्रेन की 160 किलोमीटर की स्पीड होगी। पहले 110 से बढ़ाकर इसकी स्पीड 160 हो जाएगी। लाहौर से कराची का सफर 7 घंटे में मुहित होगा। पिंडी था लाहौर 2.5 घंटे, जबकि लाहौर और मुल्तान का सफर 2 घंटे का हो जाएगा। ML1 मंसूबे के तहत कराची से पेशावर और फिर टेक्सला से हवेलिया तक रेलवे ट्रैक को अपग्रेड और डबल किया जाएगा। हैदराबाद से मुल्तान के दरमियान तवील तरीन 749 किलोमीटर का ट्रैक भी डबल और अपग्रेड होगा। नए और बेहतर रेलवे ट्रैक से मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार 110 से बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। ML1 मंसूबे के तहत हवेलिया के करीब जदीद खुसूसियात की हामिल ड्राईपोर्ट तामीर की जाएगी। ये मंसूबा 1 से 2 लाख मकामी अफराद को रोजगार भी फराहम करेगा। इस मंसूबे पर काम के आगाज का जायजा लिया जाए तो पहले मरहले पर सिर्फ 2.44 बिलियन डॉलर की तामीराती काम शुरू किया गया है। इसका आगाज 1 जनवरी 2021 से होगा, जबकि दिसंबर 2024 के दरमियान यह मंसूबा मुकम्मल होगा और इसमें पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के माबैन 527 किलोमीटर तवील ट्रैक की तामीर भी शामिल है। दूसरे मरहले का आगाज पहले मरहले की तकमील के 1 साल बाद होगा और इस पर 2.77 बिलियन की लागत आएगी। इस मरहले का आगाज 2 जनवरी 2022 से होगा, जबकि तकमील 2026 से होगी। दिसंबर में इसकी तकमील हो जाएगी। इस दौरान लाहौर से हैदराबाद तक 521 किलोमीटर तवील ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद का कहना था कि ML1 मंसूबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिससे 1 से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 90% नौकरियां पाकिस्तानियों को दी जाएंगी। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कराची से पेशावर तक 1780 किलोमीटर का डबल नया ट्रैक 160 मील की स्पीड से कल एक्निक ने मंजूर किया है और इसमें ये इस मायदे में तय है कि रोज़गार जो है वो लेबर चाइनीज़ जिसको भी ये अलाट हो वो चीन से नहीं लाएंगे, बल्कि 90% लेबर जो है वो पाकिस्तान की इस्तेमाल होगी। इससे 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी। उनकी उम्मीदें इस मंसूबे से वाबस्ता हैं। यकीनन ML1 मंसूबा मुल्क की तारीख का नहायत अहम मंसूबा है। पाकिस्तान रेलवेज़ का मुकद्दर संवर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ के अंदर पहले बहुत सारे मसाइल हैं। ट्रैक्स पुराने हो चुके हैं, ट्रैक्स बोसीदा हो चुके हैं, ख़ासतौर पर फाटकों का प्रॉब्लम है। वो फाटक सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ साथ जो सिग्नलिंग का निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा। हादसा जो हैं उनमें यकीनन कमी आएगी और अगर ये ट्रैक डबल हो जाता है तो यकीनन ज़्यादा ट्रेन, ज़्यादा कैरेजेस इसके ऊपर चल सकेंगे और कम से कम वक्त के अंदर वो बासानी अपनी मंजिल पर भी पहुंच पाएंगी। इस पर मुसाफिरों की नज़रें भी मरकूज हैं। वो मुसाफिर जो पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़रिए से सफ़र करते हैं, लाहौर से कराची जाना चाहेंगे, 7 घंटे के अंदर सफ़र मुकम्मल हो जाएगा, जो यकीनन एक नहायत ही खुशाइन बात है। इसी तरह लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र जो है वो 2.5 घंटे पर मुहित रह जाएगा। वज़ीर रेलवे कौम को मंसूबे की बर वक्त तकमील की यकीन दहानी करा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो फिर वो सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर देंगे। यानी वज़ीर रेलवेज़ की खुद जो उम्मीदों का मरकज़ है और महवर है वो ML1 का मंसूबा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो पाएगा? मंसूबे से पाकिस्तान को यकीनन फ़वाइद हासिल होंगे। जहाँ पाकिस्तान को फ़वाइद हासिल होंगे वहीं एक और बहुत बड़ा फ़ायदा लेबर का है, क्योंकि इससे लोगों का रोज़गार जो है वो भी बन सकता है और वाबस्ता हो सकता है, जो नहायत ही खुशाइन बात है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होगा और जो उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं वो उम्मीदें भी यकीनन पूरी हो सकेंगी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर इशू पर OIC के किरदार से इतना अनसेटिस्फाइड क्यों है, इतना अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों है, और ख़ासतौर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो OIC के किरदार को लेकर अदम इत्मीनान का इजहार किया है उसके पीछे क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर के मामले पर OIC के किरदार पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर OIC मामले पर इजलास तलब नहीं करती तो वो मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से राब्ता करेंगे। शाह महमूद कुरैशी क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बड़ा कदम लिया, इतना बड़ा कदम लिया क्योंकि हमारे एक दोस्त का हमसे तकाजा था। तो मैं आज उसी दोस्त को कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुसलमान आपसे, पाकिस्तान का वो पाकिस्तानी जो आपके लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आपकी सालमियत और आपकी जो इंटेग्रिटी के लिए, जो सॉवरेनिटी के लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आज वो आपसे तकाजा कर रहा है कि आप वो कायदाना सलाहियत और वो रोल प्ले करें जो मुस्लिम उम्मा आपसे तवक्को कर रही है। लेकिन आपके इस जुमले के बाद वरना लगा है शाह जी, अगर आपने नहीं किया तो फिर हम ये करेंगे, जो कि एक सऊदी अरब के लिए जो अपने आप को लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड समझता है, काबिल कबूल नहीं। मेरा व्यू है अगर न किया तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा, सफीर कश्मीर अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना होगा। विद और विदाउट सऊदी अरेबिया यूज, विद और विदाउट। कश्मीर कॉज को लेकर OIC के किरदार के हवाले से शाह महमूद कुरैशी जो कह रहे हैं, यकीनन OIC के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। OIC का कयाम कब अमल में आया और OIC के कयाम से लेकर अब तक OIC का क्या किरदार रहा है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। OIC का कयाम 1969 में मस्जिद अक्सा को सेहूनियों की जानिब से आग लगाने के वाक़े के बाद अमल में आया। इसके कयाम का मकसद मुस्लिम दुनिया की आवाज़ बनना और मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत था। इस वक्त तंजीम के 57 मेंबर्स हैं। इब्तदा से ही तंजीम मुतअद्दिद मकासद के हुसूल के बोझ तले दब गई है। फ़लस्तीन को इसमें अपनी आज़ादी का ख्वाब नजर आया, ईरान को अपनी शाहाना बर्तरी का ख्वाब दिखाई दिया, खलीजी ममालिक को अपनी सियासी शनाख्त की सीढ़ी मिल रही थी, तो मिस्र और अफ्रीकी इस्लामी ममालिक को डूबते सोशलिज्म का एक सहारा, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और दीगर एशियाई इस्लामी ममालिक एक रोशन ख्याल इस्लामी तंजीम का मकसद लिए हुए थे। चुनाचे ये कसीर जैत मकासद मजमूई तौर पर रुकन ममालिक को 3 वाज़े ब्लॉक्स में तकसीम कर गए, जिसके नतीजे में एशियाई, जजीरा नुमा अरब और अफ्रीकी ब्लॉक्स में तकसीम होने से तंजीम के मकसद से रूई खत्म हो गई और एक मुश्तरका लाहे अमल बनाना मुश्किल तर दिखाई दे रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम अपनी साख्त के एतबार से भी, एक स्ट्रक्चर के एतबार से भी एक इंतहाई गैर संजीदा इदारा साबित हुआ है। तंजीम की तमाम तर सियासी, माशी और इंतजामी अमूर की जिम्मेदारी फर्द वाहिद सेक्रेटरी जनरल के हाथ में है। चुनाचे इससे तंजीम की मौसर फालियत का इन्हिसार सेक्रेटरी जनरल की शख्सियत पर है। तंजीम 3 असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स का चुनाव भी करती है, जो तीनों ब्लॉक्स के नुमाइंदा होते हैं, लेकिन अमली तौर पर ये तीनों ओहदे अलामती हैं, सिंबॉलिक हैं, जिसकी वजह से तंजीम का सेक्रेटेरिएट गैर फाल हो गया है। एक और बड़ा साख्ती नक्स ये है कि इजलास में मंजूर शुदा करारदादों के इत्तलाक का कोई लाहे अमल यानी चार्टर नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में OIC की करारदादों की अहमियत अखबार के सफ़ात के अलावा और कोई जगह नहीं बना पाती है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की करारदाद मुतअद्दिद बार मंजूर हुई है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा तक इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर हवाला तक दिए जाने से कासिर है। चार्टर के मुताबिक तंजीम का मकसद दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना और ताउन बढ़ाना है। इसके लिए तंजीम की रुकनियत के हुसूल के लिए इस्लामी ममलकत का होना या फिर ना होना लाजमी नहीं है, लेकिन अमली तौर पर इसकी रुकनियत इस्लामी अक्सरियती ममालिक को दी गई है। रूस, थाईलैंड और बोस्निया बतौर मुबस्सिर शामिल हैं। सऊदी अरब, मराकश, अलजायर समेत कुछ मेंबर ममालिक भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम अक़लियती आबादी रखने के एतबार से रुकन मुल्क देखने के ख्वाह हैं, लेकिन पाकिस्तान इनकी राह में एक रुकावट है। 1969 की तंजीम के पहले इजलास में भी पाकिस्तान ने भारत को निकाले जाने के बाद ये शिरकत यकीनी बनाई थी। अगर OIC के नकाइस की बात की जाए तो सर्द जंग के खात्मे के बाद से OIC ने अफगान जंग, इराक जंग, मसला कश्मीर और फलस्तीन और फिर दहशतगर्दी के मसले पर मुस्लिम उम्मा को सख्त मायूस किया है। कश्मीर के हवाले से चंद अहम दोस्त ममालिक संजीदा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी बुनियादी वजह उनके नज़दीक मुसलमानों के मफादात से ज़्यादा उनके तिजारती और फिर स्ट्रेटेजिक मफाद हैं, उनके अपने बेनिफिट्स हैं। खलीजी रियासतें चूँकि अमरीका के ज़ेर असर हैं और भारत चीन के खिलाफ अमरीका का बड़ा इत्तेहादी बनकर सामने आ रहा है। अब पाकिस्तान और चीन का अपना एक कंसेप्ट, अपना एक ब्लॉक है। इस हवाले से तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने मलेशिया में जारी कुआलालंपुर सरबराही समिट के अंदर शिरकत करने की पाकिस्तान को दावत दी थी। और आपको याद होगा कि UN जनरल असम्बली के अंदर भी तुर्की की तरफ से मलेशिया की तरफ से कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया, लेकिन पाकिस्तान
पाकिस्तान ने कोलालंपुर समिट में शिरकत से हिचकिचाहट का इजहार किया। पाकिस्तान मसला कश्मीर वज़ीर खारजा का इजलास बनाने की कोशिश कर रहा है और हर बार ये खलीजी ममालिक इस इजलास की राह में रोड़े अटका देते हैं। गल्फ स्टेट्स की तरफ से भी है, सऊदी अरब की तरफ से भी एक प्रेशर आता है, जिसकी वजह से यूं महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। कल वज़ीर खारजा का बयान यकीनन इसी सिलसिले की एक कड़ी भी है और पहले तो दबे अल्फाज में कहा जाता था, लेकिन अब बरमला वज़ीर खारजा की तरफ से जो एतराफ़ किया जा रहा है OIC के किरदार पर यकीनन एक सवालिया निशान है और पाकिस्तान को एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करना पड़ेगी ताकि जो OIC है, मुस्लिम ममालिक की तंजीम है, वो भी अपना मौसर किरदार अदा कर सके। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।